Hello everyone, I am Shiva Maurya and I have qualified IBPS SLO exam 2024 and today I am going to share my experience with you. So before moving forward, let me give you a brief overview of this exam. So IBPS हर साल लॉ ऑफिसर्स के एग्जाम को कंडक्ट कराता है और लॉ ऑफिसर की अगर मैं जॉब प्रोफाइल की बात करूं तो लॉ ऑफिसर का बेसिकली काम होता है लीगल ओपिनियंस देना, डॉक्यूमेंट वेटिंग करना और इसके अलावा अगर बैंक किसी इंडिविजुअल के अगेंस्ट लीगल प्रोसीडिंग इनिशिएट करती है या बैंक के अगेंस्ट कभी लीगल प्रोसीडिंग इनिशिएट होती है तो लॉ ऑफिसर का काम वहाँ पे असिस्टेंस देना भी होता है। अगर मैं कोर्ट अपीयरेंस की बात करूँ तो जनरली लॉ ऑफिसर्स कोर्ट में अपीयर नहीं होते हैं, बट अगर कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे हो जाए जहाँ पे अपीयर होना मैंडेटरी है तो वहाँ पे उनको अपीयर भी होना पड़ता है। इसके अलावा इनका जो नेचर ऑफ वर्क होता है वो इस बात पे भी डिपेंड करता है कि वो कौन सा डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं। सो अगर कोई लॉ ऑफिसर है, अगर वो एचआर डिपार्टमेंट में है तो उसका वर्क प्रोफाइल थोड़ा डिफरेंट हो सकता है उस लॉ ऑफिसर से जो कि रिकवरी डिपार्टमेंट में है या जो रीजनल ऑफिस में है। सो ओवरऑल यही इनका नेचर ऑफ वर्क होता है। अगर मैं एलिजिबिलिटी की बात करूं इस एग्ज़ाम के लिए तो सबसे पहले एक इंडिविजुअल को लॉ ग्रेजुएट होना है और उसके साथ साथ बार काउंसिल के साथ रजिस्ट्रेशन भी मैंडेटरी है इस एग्ज़ाम में अपीयर होने के लिए। और सैलरी स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं तो लॉ ऑफिसर की सैलरी जो होती है वो इक्विवेलेंट होती है स्केल 1 बैंक ऑफिसर के। और इसके अलावा जो पर्क्स एंड अलाउंसेस मिलते हैं वो डिपेंड करते हैं कि लॉ ऑफिसर कौन से बैंक में काम कर रहा है। सो दिस इज a brief overview of this. Now coming towards its exam pattern. इसका एग्जाम 3 स्टेजेस में डिवाइडेड है, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। अगर हम प्रीलिम्स की बात करें तो प्रीलिम्स में बेसिकली 3 सब्जेक्ट्स आते हैं, इंग्लिश, रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस। और इन सब पेपर का जो जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस है वो 50 होते हैं और हर एक क्वेश्चंस की वेटेज 1 मार्क की होती है, एक्सेप्ट इन इंग्लिश। इंग्लिश में एक क्वेश्चन हाफ मार्क्स का होता है। सो ओवरऑल ये पेपर 150 मार्क्स का होता है और इसका 150 क्वेश्चंस का होता है और इसका जो वेटेज होता है वो 125 मार्क्स का होता है। अगर मैं इसके स्ट्रेटजी की बात करूं तो जब मैंने डिसीजन लिया था कि मुझको इस एग्जाम के लिए अपीयर होना है तो मेरे पास बहुत कम टाइम था, अराउंड 1.5 मंथ थे। बट मुझे लगता है कि अगर कोई फोकस्ड अप्रोच के साथ एग्जाम की प्रिपरेशन करेगा तो वो 1 मंथ में भी इसको क्वालिफाई कर सकता है। इंग्लिश के लिए मैंने स्टार्टिंग से ही मॉक देना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि जब हम इंग्लिश में टॉपिक्स देखते हैं तो सबसे पहला टॉपिक जो आता है वो है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, उसके अलावा क्लॉज टेस्ट और साथ ही में पैरा जंबल्स। तो ये सब जो टॉपिक्स हैं ये बेसिकली जो आप मॉक्स देते हैं तो डे बाय डे आप इनमें इंप्रूव होते हैं और मुझको इम्प्रूवमेंट दिखा था, इसलिए मैं सजेस्ट करूंगा कि आप फर्स्ट डे से इंग्लिश में मॉक देना स्टार्ट कर दें। साथ में इसमें ग्रामर का भी एक पोर्शन आता है, तो मेरे पास चूंकि टाइम कम था तो मैं ग्रामर के पोर्शन को बहुत अच्छे से नहीं कर पाया था, बट मैं सजेस्ट करूंगा कि आप ग्रामर के पोर्शन को अच्छे से करें, क्योंकि कई बार वो जनरली तो 5 मार्क्स का आता है बट कई बार वो इंक्रीज भी हो सकता है और ऐसा प्रीवियस पेपर्स में हो भी चुका है। रीजनिंग के लिए मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आप जिस दिन ये डिसीजन लें कि आपको इस पेपर में अपीयर होना है, आप उसी दिन से पजल की प्रैक्टिस स्टार्ट कर दें, क्योंकि पजल जनरली हो तो जाता है हमसे बट उसे रिक्विजिट टाइम में करना एक चैलेंज होता है। और रीजनिंग में और भी टॉपिक्स है जैसे सिलॉक्स और इनइक्वालिटी, बट वो टॉपिक जनरली इजी होते हैं तो सब उन्हें कर लेते हैं। बट पजल के डिफिकल्ट होने के कारण अगर आप पजल में स्ट्रांग हो जाते हैं तो आपका चांस बढ़ जाता है एक अच्छा स्कोर लाना और फिर आप क्वालिफाई भी इजीली हो जाते हैं, क्योंकि जनरली पजल में ज्यादातर स्टूडेंट काफी वीक होते हैं। तो मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आप रेगुलर बेसिस पे मॉक दें और एक स्पेशल एम्फेसिस दे पजल को, क्योंकि पजल अराउंड 4 पजल्स आते हैं जिसका मार्क्स 20 हो सकता है और कई बार तो ज्यादा भी हो जाते हैं। तो ये मेरी रीजनिंग की स्ट्रेटजी रही थी। जीए के लिए मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आप लास्ट जो 6 मंथ है उनके करंट अफेयर को प्रिपेयर करें, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स लास्ट के 1 मंथ या 2 मंथ के ही करंट अफेयर्स को करके जाते हैं बट उसमें प्रॉब्लम ये आती है कि आईबीपीएस जो प्रीवियस मंथ होते हैं उनसे क्वेश्चन पूछ लेता है। जैसे पिछली बार जुलाई और जून से क्वेश्चन आ गए थे, तो अगर आप रिसेंट मंथ के ही सिर्फ करंट अफेयर्स करके जाएंगे तो आपको वहाँ पे प्रॉब्लम आ सकती है। तो इसलिए मैं सजेस्ट करूंगा कि आप लास्ट के 6 मंथ से करंट अफेयर को अच्छे से करके जाएं और जीए में आपको फिर उसके बाद बहुत प्रॉब्लम नहीं आएगी। और ओवरऑल मेरी प्रीलिम्स में यही स्ट्रेटजी थी। अगर मैं स्कोर की बात करूं तो मेरा स्कोर 35 था आउट ऑफ 135 और जनरल की जो कट ऑफ गई थी वो 33 गई थी। सो दिस इज ऑल अबाउट प्रीलिम्स। नाउ कमिंग टुवर्ड मेंस। अब अगर मेंस की बात करें तो मेंस का जो पेपर पैटर्न है वो 60 क्वेश्चंस का है। तो इसमें 60 क्वेश्चंस आते हैं जिसमें हर एक क्वेश्चन का वेटेज 1 मार्क का होता है और इसमें 1/4 नेगेटिव मार्किंग होती है। प्रीलिम्स में भी 1/4 नेगेटिव मार्किंग होती है। तो मेंस के लिए मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आप अच्छे से बेयर एक्ट को पढ़ें, क्योंकि मेरे हिसाब से मेजॉरिटी ऑफ द जो क्वेश्चंस हैं वो बेयर एक्ट से ही आते हैं और अगर आपका बेयर एक्ट पे अच्छा कमांड है तो आप इसमें अच्छा स्कोर कर सकते हैं। साथ ही में मेंस का प्रिपरेशन कैसे करना है ये इस बात पे भी डिपेंड करता है कि आप कौन से स्टेज की प्रिपरेशन पे हैं। एज इन माई केस आई हैव ऑलरेडी ग्रेजुएटेड in 2023 and from 1 year onwards I was preparing for UP Judicial Services.
बट वैकेंसी ना आने के कारण यूपी की मैंने अपना फोकस इसमें शिफ्ट किया और मेरे पास 1 मंथ ही था। बट आई थिंक कि अगर आप का मतलब अगर आपने पहले से कन्वेंशनल लॉज अच्छे से किए हुए हैं तो आपको प्रॉब्लम बहुत नहीं आएगी, क्योंकि मेरे केस में मैंने कन्वेंशनल लॉज सारे किए हुए थे। मुझे सिर्फ बैंकिंग लॉज और कॉर्पोरेट लॉज ही करना था और सिर्फ मैंने उसी को किया था। और उन्हें करने का मेरा स्ट्रेटजी ये था कि मैंने उनके बेयर एक्ट को प्रिंट करा लिया था। अगर जैसे बहुत से बेयर एक्ट होते पतले होते तो मैंने उन सबको प्रिंट करा के और उसमें जो इंपॉर्टेंट सेक्शंस थे मैंने उनको मार्क कर लिया था। और ये आइडेंटिफाई करना कि कौन सा सेक्शन इंपॉर्टेंट है कौन सा सेक्शन नहीं है, इसके लिए मैंने प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस थे उनका रेफरेंस लिया था। इसके अलावा अगर आप किसी अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट के मॉक्स देंगे तो उसमें भी आपको जो इंपॉर्टेंट सेक्शन है उसका आइडिया लग जाएगा। तो मैंने इसी बेसिस पे एक बुकलेट टाइप की प्रिपेयर कर ली थी जिसमें सारे मैंने इंपॉर्टेंट सेक्शंस मार्क कर लिए थे सब्जेक्ट वाइज। और सब्जेक्ट पे भी एक लोगों का क्वेश्चन होता है कितने सब्जेक्ट्स करने चाहिए। तो मैंने तो बहुत ज्यादा सब्जेक्ट नहीं किए थे क्योंकि मेरे पास टाइम कम था, तो मैंने सिर्फ 28 सब्जेक्ट ही किए। तो मुझे लगता है कि इतने सब्जेक्ट्स करके भी आप डिसेंट मार्क स्कोर कर सकते हैं, बट अगर आपके पास टाइम है तो प्लीज आप और ज्यादा करें। अगर मैं स्कोर की बात करूं तो मेरा मेंस में स्कोर 54.75 था आउट ऑफ 60 और जो जनरल की कट ऑफ गई थी वो 45 थी। सो दिस इज ऑल अबाउट मेंस। नाउ कमिंग टुवर्ड्स इंटरव्यू। अब आते हैं इंटरव्यू पे। इंटरव्यू के लिए सबसे पहले इसके स्कोर की बात करते हैं। तो 100 मार्क्स का हमारा इंटरव्यू होता है और इसमें 20 मार्क्स ही वेटेज हम लोग लेते हैं फाइनल मेरिट लिस्ट को प्रिपेयर करने के लिए। सो 100 में अगर आप 80 और 70 भी स्कोर करते हैं तो वो एक डिसेंट स्कोर है। इंटरव्यू के लिए मेरी स्ट्रेटजी ये थी कि मैंने मेंस के नोट्स को प्रिपेयर किया था और उसके साथ मैंने एचआर बेस जो क्वेश्चंस होते हैं जैसे कि व्हाई वुड यू लाइक टू जॉइन बैंक या व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस, ये टाइप के जो क्वेश्चंस हैं ये एचआर बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं और आपको इनको भी अच्छे से प्रिपेयर करना है। इनको प्रिपेयर करने के लिए मैंने एआई का यूज किया था और ऐसा नहीं था कि वहां से हमको आंसर डायरेक्ट कॉपी करना है, बट बहुत से क्वेश्चंस वहां से हमको आइडिया लग जाता है कि हमें किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा मैं ये भी सजेस्ट करूंगा कि आप जो बैकग्राउंड आपका है आप उस पर भी प्रिपरेशन करके जाएं। जैसे कि आप कौन से कॉलेज से हैं या कौन से सिटी से हैं या कौन से स्टेट से हैं, क्योंकि इन पे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे केस में मैंने जैसे ही अपना इंट्रोडक्शन में बोला कि आई हैव ग्रेजुएटेड फ्रॉम डॉक्टर राम मनोहर लोहिया नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, तो उनका सबसे पहला क्वेश्चन था कि हु वाज डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। तो ये सब टाइप के क्वेश्चंस के लिए आपको रेडी रहना है, क्योंकि ये क्वेश्चंस आपके जो कंटेंट है जो आपका मेंस का सब्जेक्ट है उसके अलावा ये सब क्वेश्चन भी का वेटेज बहुत ज्यादा होता है। और लास्टली मैं ये आपको सजेस्ट करूंगा कि कई बार हमारे पास इंटरव्यू में कंटेंट होता है बट हमारी डिलीवरी स्ट्रांग न होने के कारण इंटरव्यू पे एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ जाता है। तो उसके लिए मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आप ज्यादा से ज्यादा मॉक्स दें और मॉक्स के लिए अगर आप मतलब आप उसके पहले अपने फ्रेंड्स हैं या आपके रिलेटिव हैं या आपकी फैमिली में भी कोई है आप उनको भी अपना इंटरव्यू दे सकते हैं। और जब आप रेगुलर बेसिस पे इंटरव्यू देंगे तो आपको ये महसूस भी होगा कि आपकी डिलीवरी जो है वो स्ट्रांग होती जा रही है और इससे आपको काफी बेनिफिट मिलेगा इंटरव्यू में। और मेरा इंटरव्यू के लिए ओवरऑल यही मेरी स्ट्रेटजी रही है। प्रीलिम्स के लिए मैं कुछ टिप्स भी शेयर करना चाहूंगा, मुझको लगता है कि काफी रेलेवेंट होंगे एक स्टूडेंट पर्सपेक्टिव से। सबसे पहली चीज की जो हमारा एग्जाम होता है आईबीपीएस एसओ का, उसका प्रीलिम्स और जो आईबीपीएस पीओ का प्रीलिम्स है वो दोनों में डिफरेंस है। क्योंकि कई मैंने पिछली बार आईबीपीएस पीओ का पेपर लेवल देखा था और फिर अपना जब मैंने कंपेयर किया, जब मैं पेपर देने गया तो मुझे उसमें लेवल में डिफिकल्टी महसूस हुई। आईबीपीएस एसओ की जो पेपर थी वो थोड़ी ज्यादा डिफिकल्ट थी कंपेयर टू पीओ, और इसलिए मैं सजेस्ट करूंगा कि आप जो पीओ का जो लेवल है उस लेवल से ना सोच के थोड़ा सा उससे ऊपर के लेवल का प्रिपेयर करें, क्योंकि पजल जनरली मैंने देखा है कि एसओ में थोड़े डिफिकल्ट आते हैं। इसके अलावा मैं प्रीलिम्स के लिए ये सजेस्ट करूंगा कि प्रीलिम्स का जो जनरली पेपर होता है, अब मैं 2 साल से देख रहा हूँ कि वो सुबह ही होता है, तो सुबह के टाइम, तो अगर आप नाइट आउल हैं मेरी तरह की, रात को आप देर तक पढ़ते हैं और सुबह आप देरी में उठते हैं तो आपको काफी प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसलिए मैं ये भी सजेस्ट करूंगा आपको कि आप सुबह उठे जल्दी, क्योंकि पेपर का जो आपका टाइमिंग होगा वो हो सकता है कि 9 बजे का हो, तो उस टाइम भी पेपर शिफ्ट हो सकता है, तो आपको उस हिसाब से तैयार रहना है। साथ ही में मैं कुछ ऐसे पॉइंट्स भी ऐड करना चाहूंगा जो कि एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। प्रीलिम्स के लिए मेरे कुछ टिप्स ये रहेंगे कि सबसे पहला कि आपका जो पेपर है बीपीएस एसओ लॉ का वो थोड़ा सा उसका पैटर्न डिफरेंट होता है बीपीएस पीओ से, क्योंकि कई स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, वो सोचते हैं कि अभी पीओ का जो लेवल है वैसे ही एसओ का भी लेवल होगा। बट पिछली बार जब मैंने भी ऐसे ही कंपेयर किया था तो मुझको ये महसूस हुआ कि आईबीपीएस एसओ का पेपर थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। उसमें पजल्स जो होते हैं वो ज्यादा वेरिएबल्स के आते हैं और कई बार क्वेश्चन भी थोड़े डिफिकल्ट मुझको लगे, तो इसलिए आपको उसी लेवल के हिसाब से प्रिपेयर करना है। और इसके साथ साथ मैं कुछ टिप्स भी शेयर करना चाहूंगा जो मुझको लगता है कि एक एस्पिरेंट के लिए रेलेवेंट हो सकती है। सबसे पहला कि आप जब मॉक दे रहे हैं तो उसमें आप एक स्लॉट सुबह का भी रखें, क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि हमारा जो एग्जाम का जो टाइमिंग है वो सुबह 9 बजे की हो जाती है। तो अगर आप नाइट आउल हैं और आप देरी तक
रात तक पढ़ते हैं तो ऑब्वियस है कि आप सुबह देरी में उठते होंगे। तो इसलिए आप अगर आप इस रूटीन में आप पेपर देने जाएँगे तो आपका वो जो पेपर है वो अच्छा नहीं होगा। क्योंकि जनरली ऐसा होता है कि हम रात में ज़्यादातर सोने के बाद जब देरी में उठते हैं तो हमारा माइंड उस समय ऑफ होता है और उसी टाइम हमको अगर कोई टीडियस टास्क मिल जाए तो हमको उसे करने में डिफ़िकल्टी होगी। तो आप अपने रूटीन को उसी हिसाब से मैनेज करें कि अगर आपका सुबह का भी पेपर पड़े तो आपको बहुत प्रॉब्लम ना आए। दूसरा टिप मैं ये शेयर करना चाहूँगा कि आपको आईबीपीएस एसओ के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, वो बहुत कम मिलेंगे क्योंकि मेमोरी बेस्ड पेपर होता है, तो शायद बहुत कम क्वेश्चंस मिले और उस पे भी आप 100% रिलाई नहीं कर सकते हैं कि एग्ज़ैक्टली एग्ज़ाम में कैसा आया था। तो उसके लिए मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आप आईबीपीएस जैसे और एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है, तो आप उन क्वेश्चंस पे भी रिलाई कर सकते हैं। क्योंकि जब कंडक्टिंग बॉडी एक है, तो क्वेश्चंस जो हैं वो काफ़ी सिमिलर नेचर के आते हैं कई बार और कई बार रिपीट भी हो जाते हैं। तो इसलिए अगर आप जो दूसरे एग्जाम्स हैं लॉ ऑफिसर्स के जैसे यूआईसीएल हो गया, एनआईसीएल हो गया, तो आप उन एग्जाम में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं आप उनको भी रिवाइज कर सकते हैं। तीसरा जो टिप है वो प्रीलिम्स से रिलेटेड है अगेन। वो ये है कि आपका जो पेपर होगा प्रीलिम्स का उसका पैटर्न थोड़ा सा डिफरेंट होगा आईबीपीएस पीओ से, क्योंकि लोग सोचते हैं कि पीओ का पैटर्न और एसओ का पैटर्न एकदम सेम है, बट वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। मैंने आईबीपीएस एसओ के पैटर्न को पर्सनली थोड़ा सा डिफिकल्ट पाया। पजल के जब मैंने क्वेश्चन देखे तो मुझे वो ज़्यादा वेरिएबल्स के लगे और कंपैरेटिवली पीओ मुझे ईजी लगा। तो आपको प्रिपरेशन इसी हिसाब से करनी है। लास्ट टिप मैं ये आपको देना चाहूँगा कि आप जब प्रीलिम्स की आप जब पेपर देके आएँ, तो आपको तुरंत ही मेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है, आपको रिजल्ट का वेट नहीं करना है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है हमें लगता है कि हमारा प्रीलिम्स का पेपर बहुत खराब हुआ है, बट वो अच्छा हो जाता है और हमारा सिलेक्शन भी हो जाता है प्रीलिम्स में, बट चूँकि टाइम बहुत कम बचता है और उस समय हम मेंस की प्रिपरेशन नहीं कर सकते हैं, तो प्रीलिम्स में होने के बावजूद भी हमारा सिलेक्शन नहीं हो पाता है। तो अगर आपका प्रीलिम्स का पेपर खराब हुआ है, तो आप फर्स्ट डे से ही फिर भी आप मेंस की प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दें और वेट ना करें रिजल्ट के आने के बाद, क्योंकि रिजल्ट के लगभग 1 मंथ या 1.5 मंथ्स में रिजल्ट आता है और इसलिए आपको काफ़ी डिले हो सकता है। तो ये 4 टिप्स हैं जो मुझको लगता है रेलेवेंट है फॉर एन एस्पिरेंट। इसमें एक और क्वेश्चन होता है जो एस्पिरेंट बीच में काफ़ी कॉमन होता है कि हम लोग इस पेपर को अप्रोच कैसे करें। उसके लिए मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आप पहले मल्टीपल मॉक्स दें और उसके बाद खुद ही अपनी एक स्ट्रेटजी को डिवाइस करें, क्योंकि हर इंडिविजुअल की अपनी एक स्ट्रांग और वीक पॉइंट्स होते हैं और उसी हिसाब से उसे पेपर को एनालाइज करके ही अटेम्प्ट करना चाहिए। अगर मैं अपनी स्ट्रेटजी की बात करूं तो मेरा जनरल स्ट्रेटजी ये था कि मैं सारे पेपर में इजी क्वेश्चंस को पहले करता था, जो मुझे आते हैं वो मैं उन्हें पहले अटेम्प्ट करता था, उसके बाद मैं डिफिकल्ट क्वेश्चंस पे जाता था। सो इंग्लिश में मैं इंग्लिश ऐसा एक्सेप्शन है जहाँ पे मैं सबसे पहले आरसी करता था, क्योंकि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करने के बाद मुझको लगता था कि मेरे पास टाइम है तो फिर मैं बाकी क्वेश्चन को अच्छे से कर सकता हूँ। तो इसलिए सिर्फ इंग्लिश में ही मैं आरसी को पहले करता था, फिर उसके बाद में जो बाकी इजी क्वेश्चन है उन पे जाता था। और नहीं तो रीजनिंग हो गया या उसके अलावा जीई हो गया, दोनों में मेरा सेम अटेम्प्ट था। रीजनिंग में मैं सबसे पहले जो सिलॉक्स हैं या इनइक्वालिटीज के जो क्वेश्चंस हैं उनको मैं पहले अटेम्प्ट करता था, और उसके अलावा भी और कोई इजी क्वेश्चंस हैं जिनको मैं अच्छे से कर पा रहा हूँ तो मैं उन्हें अटेम्प्ट करने के बाद ही पजल पे मूव करता था, ताकि पजल करते समय मेरे ऊपर ये बर्डन ना हो कि मेरा कोई और टॉपिक छूटा हुआ है जिसे मैं कर सकता हूँ। ऐसा करने से थोड़ा सा फोकस बेटर हो जाता है पेपर करते समय टाइम। और जीए के लिए भी मैंने यही अप्रोच किया था। जीए को मैंने 2 अटेम्प्ट में दिया था। फर्स्ट अटेम्प्ट मुझे जो क्वेश्चंस आते थे मैंने उन्हें किया था, उसके बाद सेकंड अटेम्प्ट में जो क्वेश्चंस मुझे नहीं आते थे मैंने उस पर गेस वर्क किया था। और जीए में ये सजेस्ट करूंगा कि आप, क्योंकि आपको सारे क्वेश्चंस तो नहीं आएंगे तो कई बार आपको कुछ गेस करना भी चाहिए, और गेस वर्क के लिए सिंपल रूल ये है कि अगर आपको 50-50 लग रहा है तो आप वहां पे गेस कर लें, बट अगर आपको उससे लग रहा है कि आप 60-70 या और रेशियो अगर गड़बड़ है तो आप वहां पे मैं सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप गेस वर्क करें। सो मेरी ये ओवरऑल अप्रोच थी पेपर को लेके। मेंस के लिए मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आप पेपर को 3 टाइम में अटेम्प्ट करें। पहले टाइम में आपको जो क्वेश्चंस आ रहे हैं आप उनको इजीली कर लें, और उसके बाद जो क्वेश्चंस आपको नहीं आ रहे हैं आप उसको दूसरे अटेम्प्ट के लिए छोड़ें। दूसरे अटेम्प्ट में भी आपका यही अप्रोच होगा, जो क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट होने के बाद जो क्वेश्चन बचे हो उसमें जो आपको इजी लग रहे हैं आप उसको अटेम्प्ट करें, जो आपको एकदम 100% लग रहा है नहीं आ रहा है आप उसको छोड़ दें। फिर तीसरे अटेम्प्ट में आपको अपना काउंट करना है कि आप टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपने कितने किए हैं। अगर आपको लगता है कि ये सेफ लिमिट से कम है, जो कि अराउंड मुझको लगता है 50 तो होना ही चाहिए, तो 50 प्लस से अगर आपका क्वेश्चंस का अटेम्प्ट कम है तो आपको तीसरे अटेम्प्ट में आप 2-3 जगह और आपको गेस वर्क करना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत गेस वर्क करने से हम एक बेटर पोजीशन में होते हैं, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग 1/4 ही है। और अगर हम सिर्फ उसी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे जो हमें 100% आता है तो वहाँ पे हम काफ़ी मार्क्स को लूज कर सकते हैं। तो मेरी ये ओवरऑल अप्रोच रही है प्रीलिम्स और मेंस को
एक और क्वेश्चन जो कि काफ़ी कॉमन होता है एस्पिरेंट में कि हमें कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करनी चाहिए या नहीं। मुझे लगता है काफ़ी सब्जेक्टिव क्वेश्चन है और ये इंडिविजुअल पे डिपेंड करेगा कि अगर उसे ऐसा लगता है कि वो कोचिंग ज्वाइन करके वो बेटर परफॉर्म कर सकता है तो उसे डेफिनेटली ज्वाइन करना चाहिए। मेरे केस में मैंने सच कोई कोचिंग ज्वाइन नहीं किया था, बट मैंने मॉक्स के लिए मेंस स्पेसिफिक मॉक्स के लिए मैंने कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया था और उसके अलावा मैंने इंटरव्यू के लिए भी मैंने मॉक्स लिए थे 2-3 इंस्टीट्यूट से। तो ये मेरी स्ट्रेटजी थी और अगर आपको कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं ज्वाइन करना है, जैसे कि मैंने किया था प्रीलिम्स के लिए, तो मैं इसके लिए आपको सोर्सेज भी रेफर कर सकता हूँ जिससे आप एक अच्छे प्रिपरेशन कर सकते हैं। प्रीलिम्स के लिए मैंने रीजनिंग में अंकुश लांबा को रिगरसली फॉलो किया था क्योंकि मुझे लगता है पजल वो काफ़ी अच्छे से पढ़ाते हैं। तो अगर आप उनके लेक्चर से कंफर्टेबल है तो आप उनको रेफर कर सकते हैं। उसके अलावा सिलॉक्स और इक्वालिटी मैंने उन्हीं के लेक्चर से ही देखा है और वो सारे यूट्यूब पे फ्री अवेलेबल है। और इंग्लिश के लिए तो मैंने ऐसा कोई लेक्चर रेफर नहीं किया था क्योंकि इंग्लिश में मुझे लगता है कि आप प्रैक्टिस करने से ही आपका ज़्यादा इम्प्रूव हो सकता है उसको, ना कि लेक्चर देखने से। तो मैं रेगुलर बेसिस पे उसमें मॉक्स ही देता था। ग्रामर का पार्ट मैंने जैसे ही बताया कि मैं ऑलरेडी स्किप कर दिया था क्योंकि मेरे पास टाइम की कमी थी। जी के लिए मैं सजेस्ट करूंगा कि आप रेगुलर बेसिस पे कपिल कटफल सर हैं, आप उनके जो डेली करंट अफेयर के वीडियोस अपलोड होते हैं आप उनको रेगुलर बेसिस पे देखें। और उसके अलावा अगर आप पीडीएफ से अगर आपको मिल जाते हैं तो आप पीडीएफ से भी एमसीक्यू प्रैक्टिस करें और उससे आपको काफ़ी हेल्प होगी। मेंस के लिए मैंने बेसिकली यूट्यूब से जो सारे बैंकिंग और फाइनेंशियल लॉस थे सब यूट्यूब से ही कंप्लीट किए थे क्योंकि कई वैसे सब्जेक्ट्स होते हैं जो कि सीए के कोर्स में भी कॉमन होते हैं, तो आप उनके लेक्चर्स भी देख सकते हैं। हाँ, वो लेक्चर्स थोड़े से ज़्यादा डिटेल्ड होते हैं तो हमको उसी हिसाब से उन्हें पढ़ना होता है। सिर्फ इंपॉर्टेंट पार्ट जो लगे उसी का नोट्स बनाएं और उसी को समझें, बाकी पार्ट्स को आप स्किप कर सकते हैं। और मेंस के लिए तो मुझे एज सच कोई यूट्यूब से प्रॉब्लम नहीं आई थी एक्सेप्ट कंपनी लॉ। कंपनी लॉ काफ़ी वास्ट है और उसमें अच्छे लेक्चर्स मिलते भी नहीं है। तो मैंने कंपनी लॉ के लिए सीए रवि गुप्ता सर हैं तो उनके लेक्चर्स को रेफर किया था और जो कि काफ़ी हेल्पफुल था। Lastly, I would like to thank DKT and its team members for providing such a platform for the welfare of the students. So, thank you.